अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो अफसाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है गुलफरोश और इस अफसाने की कलमकार हैं कुर्रतुल ऐन खुर्रम। आज की वीडियो में आप इस अफसाने का पहला हिस्सा सुन सकेंगे और पढ़ सकेंगे। इस अफसाने का दूसरा और आखिरी हिस्सा अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये अफसाना आपको पसंद आएगा। अगर ये अफसाना आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं अफसाने की जानिब। देख पगली, तेरे अब्बा को राजा से बहुत प्यार है, वो तेरी फुप्पो को कभी मना नहीं करेंगे। अम्मा ने आटा गूंथते हुए पास ही बैठी हांडी में तेज तेज डोई चलाती गुल से कहा, हूँ गरीबों का राजा, अगर अब्बा को अपने गरीब भांजे से प्यार है तो करते रहें, मगर दूसरों की जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हैं। गुल ने हाथ रोक कर कहा। अम्मा ने एक नज़र हांडी में लगते मसाले पर डाली और पास पड़े पानी के बर्तन में से चंद छींटे मसाले में डाले तो शू की आवाज के साथ थोड़ा धुआं भी उठा। गुल मुंह पर हाथ रखकर खांसने लगी। क्या है अम्मा, जब सब कुछ खुद करना होता है तो मुझे क्यों आवाज देती हैं। गुल को बहाना चाहिए था, इसलिए फौरन वहां से उठकर बावर्ची खाने से बाहर निकल गई। सुन ले गुल, तेरा अब्बा आजकल में तेरी पुप्पो से रिश्ते की बात करने वाला है और तू है कि पगली, माँ बाप के घर के लाड यहाँ तक ही रह जाते हैं। माना कि तेरी पुप्पो बहुत अच्छे मिजाज की औरत है, मगर सच तो ये है कि अपनी औलाद भी निकम्मी हो तो ज्यादा देर तक उनके लाड नखरे भी नहीं उठाए जाते। और तू तो बहू बन के जाएगी, इसलिए काम सीख ले अब, नहीं तो सब कहेंगे कि इकलौती बेटी को कुछ सिखाकर नहीं भेजा है। कभी पुप्पो कहेंगी, कभी लोग कहेंगे। अम्मा, मेरी जिंदगी क्या इन बातों के गिर्द ही घूमती रहेगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी, ना किसी राजा से और ना किसी शहजादे से। मुझे बस पढ़ना है, ढेर सारा। वो जैसे टीवी में लड़कियां आती हैं ना, किताबें हाथ में पकड़े तेजी से कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ती और उतरती हुई, नए और अच्छे कपड़े पहने हुए, खूबसूरत बाल हवा में लहराते हुए, हंसती खिलखिलाती हुई, हर फिक्र से आज़ाद। अम्मा, मुझे भी ऐसी ज़िंदगी जीनी है। अम्मा, क्या ऐसी ज़िंदगी मिलना बहुत मुश्किल है। हांडी में कटी सब्जी डालते हुए अम्मा ने गर्दन मोड़कर सहन में रखी चारपाई पर बैठी गुल को देखा था। दोनों टांगों को झुलाते और चेहरा दोनों हथेलियों में सजाए अपने तसव्वुर में खोई वो बहुत मासूम लग रही थी। इस लम्हे अम्मा का दिल चाहा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी होती तो वो उसकी हर ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी कर देती, मगर वो सर झटक कर अधूरे रह जाने वाले कामों की तरफ मुतवज्जो हुई। तुझे मैं इसीलिए पगली कहती हूँ, कितनी बार मना किया है कि जरीना के घर ड्रामे देखने मत जाया करो। नित नई चीज़ें देख देख कर तेरा दिमाग खराब होता है। जिंदगी आसान तो किसी की भी नहीं होती। अम्मा ने हमेशा की तरह उसे समझाया तो वो सीधे होते हुए गहरी सांस लेकर बोली, मगर अम्मा, हमारी ज़िंदगी तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है ना। इतनी मुश्किल कि मेरे छोटे छोटे ख्वाब इस छोटे और कच्चे सहन की मिट्टी में कहीं गिरकर गुम हो गए हैं। कितना शौक था मुझे पढ़ने का, मगर 8वीं से आगे पढ़ ही नहीं सकी। गुल के चेहरे पर गहरी उदासी रकम थी। अम्मा के दिल को कुछ हुआ। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, लकड़ी का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। अम्मा और गुल ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। अब्बा थके हुए कदमों से साइकिल अंदर कर रहा था। अब्बा ने साइकिल दीवार के साथ खड़ी की और सहन में बैठी गुल को देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरे फूलों में सबसे ज्यादा प्यारा और खूबसूरत फूल है मेरी बेटी। अब्बा ने पास आकर उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और दूसरे हाथ में पकड़ा शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। क्या लाए हैं अब्बा। गुल सारी उदासी भूलकर तजस्सुस से लिफाफे के अंदर झांकने लगी। बर्फी। सफ़ेद बर्फी के कुछ टुकड़े देखकर गुल का चेहरा खुशी से खिल उठा। मेरी बेटी को बहुत पसंद है ना, चल आराम से बैठकर खा और सुन। अब्बा ने पास आई अम्मा की तरफ देखा। अपनी अम्मा को बिल्कुल मत देना, उसके लिए ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं है। अब्बा ने शरारत से कहा तो गुल खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि अम्मा हैरत से दोनों बाप बेटी को देख रही थी। लो भला, मैंने कब फरमाइश की है किसी चीज़ की। अम्मा ने मुंह बनाकर कहा और बड़बड़ाते हुए रोटी बनाने चली गईं। गुल पटर पटर बोलती अब्बा के पास बैठी सारे दिन की रुदात सुना रही थी। थका हारा अब्बा मुस्कुराती नजरों से अपनी बुलबुल को चहकते हुए देखने लगा।
अच्छा अब बस कर, अपने अब्बा को सुकून से रोटी तो खाने दे। अम्मा ने रोटी की चंगेर लकड़ी की मेज पर रखी और सालन लेने चली गईं। गुल जल्दी से उठकर पानी का जग और गिलास ले आई। तीनों ने सुकून से खाना खाया और अपने रब का शुक्र अदा करते हुए दस्तरख्वान से उठ गए। गुल, चाय का पानी चढ़ा दे, अम्मा ने बावर्ची खाने की तरफ मुंह करके आवाज लगाई। अब्बा खाने के बाद चाय जरूर पीते थे, जो ज्यादातर गुल ही बनाकर पेश करती थी। जब तक गुल चाय बनाकर लाई, अब्बा और अम्मा किसी बहस में मसरूफ हो चुके थे। गुल को देखकर दोनों चुप हो गए। गुल अब्बा के सामने चाय का कप रखकर बर्फी का शॉपर हाथ में पकड़े वाहिद कमरे की तरफ चल पड़ी, जब तक अम्मा और अब्बा ने सारे दिन की बातें करके कमरे में आना था। गुल ने पुराने रिसाले में से एक कहानी बहुत आराम से पढ़ लेनी थी। ये रिसाले भी उसे जरीना ने दिए थे। गुल ने रजाई खोली और उसमें घुसकर नीम दराज होकर मज़े से बर्फी खाते रिसाला खोल लिया। कहानी बहुत तवील थी या उसकी नींद बहुत कच्ची। जब अम्मा सोने के लिए कमरे में आई तो गुल सो चुकी थी और पास ही रिसाला औंधा पड़ा हुआ था। सच में पगली है ये, अम्मा ने मुस्कुराते हुए बोसीदा रिसाला उठाकर बहुत एहतियात से ताक पर रखा था। वो अनपढ़ औरत ये नहीं जानती थी कि इस पुराने बोसीदा रिसाले में क्या है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि इन बोसीदा अवराक को हाथ में लेते ही उनकी गुल के चेहरे पर खुशी के अनगिनत रंग फैल जाते थे। मैं 11 बजे तक राजा को भेजूंगा, तब तक ये गजरे बना देना। आज मुझे जल्दी जाना है। सुबह ही सुबह गाहक आना शुरू हो जाते हैं। करीबी मार्केट में दही बल्लों की मशहूर दुकान के सामने अब्बा फूलों का ठिया लगाता था। रोज के इतने फूल बिक जाते थे कि उनकी दाल रोटी इज्जत के साथ चल रही थी। अब्बा और अम्मा ने सारी जिंदगी ख्वाहिशों के बजाय ज़रूरतों को पूरा करने में गुजारी थी। ये सबक ही वो गुल को भी पढ़ाने की कोशिश करते थे। मगर इंसान पढ़ तो किसी से भी लेता है, मगर सबक सबसे नहीं सीखता है। ऐसा ही गुल के साथ था। वो जिद्दी या हट धर्म तो नहीं, मगर जीती जागती सांस लेती लड़की ज़रूर थी, जो अपनी आंखों में नौउम्री के सब ख्वाब सजाने का पूरा हक रखती थी। गुल, देख कर बना क्या कर रही है? गुलाब के फूलों के अलग से बनेंगे और मोतिये के फूलों के अलग से। इनको मिला क्यों रही है? एक तो पहले ही इतने काम करने वाले पड़े हुए हैं, ऊपर से इस लड़की की हरकतें। छोड़ दे, मैं खुद कर लूंगी। अम्मा ने झिंझलाकर उसके सामने से दोनों टोकरियां उठाई थीं। क्या है अम्मा, हर बात पर पाबंदियां क्यों लगाती हैं? बस मेरा दिल करता है कि दोनों फूलों को मिलाकर गजरे बनाऊं, बल्कि ढेर सारे फूलों को मिला दूं, एक दूसरे में इस तरह मिलाऊं कि सब मिलकर एक नया फूल बन जाए, ढेर सारे रंगों का, मुख्तलिफ खुशबुओं में बसा एक फूल। अम्मा, आपको पता है कि दुनिया में इतने ढेर सारे मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं? और गुल ने अपने दोनों बाजू फैलाते हुए कहा, तुझे कैसे पता? हाँ ज़रूर, इस जरीना के घर के छोटे से डब्बे में देखा होगा। तेरा वहाँ जाना बंद करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि गुल कोई जवाब देती, हल्की आवाज़ में सलाम करता कोई आगे बढ़ा। इस छोटे से मोहल्ले में सुबह के वक्त दरवाजे बंद करने का रिवाज बहुत कम था। जुनैद उर्फ राजा को देखकर गुल के मुंह के जाविये बहुत तेजी से बिगड़े थे। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो उनकी बातें सुन चुका है। आओ बेटा, अभी गजरे तैयार हो जाते हैं। गुल, चाय का पानी रखो। अम्मा को मुतवक्का दामाद का सोचकर आओ भगत की पड़ गई थी। गुल पाँव पटकती कोने में बने छोटे से बावर्ची खाने में चली गई। राजा अम्मा की बातों के जवाब देता हुआ गजरे बनाने लग गया। अम्मा, चाय अभी बना दी तो अब्बा की चाय के लिए पत्ती नहीं बचेगी, गुल ने बावर्ची खाने से झांक कर कहा। अम्मा का दिल किया पास पड़ी जूती उठाकर उसे मार दें, मगर अपने चेहरे के तासुरात पर काबू पाते हुए आराम से बोली, पत्ती का लिफाफा टीन के कनस्तर में भी रखा हुआ है, तू फिक्र मत कर, जल्दी से चाय बना के ले आ। अम्मा ने बावर्ची खाने की तरफ मुंह करके कहा। उनकी कोशिश थी कि आंखों से झलकती डांट गुल तक बआसानी पहुंच जाए, मगर गुल अंदर से ही शोर मचाए जा रही थी। जान के मजाक कर रही है, आदत है इसकी। साथ ही अम्मा ने राजा को तसल्ली दी, जो सर झुकाए काम में मशगूल था। अम्मा, चीनी भी थोड़ी है। कोई बात नहीं, राजा कम चीनी ही पीता है, तू बस बना ला चाय। अम्मा, दूध पत्ती बनानी है या कड़क चाय? एक और सवाल हाजिर था। दूध पत्ती बना ले।
अम्मा ने हाई होते ब्लड प्रेशर के साथ लहजा नरम ही रखा था। अच्छा, फिर तो नहीं बनने की, दूध भी थोड़ा है, गुल ने इत्मीनान से कहा। अगर मैं उठकर आ गई तो सब बन जाएगा, मुझे मजबूर मत कर गुल। अम्मा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, इसलिए गुस्से से बोली। राजा ने उनके हाथ पर हाथ रखा। कोई बात नहीं मामी जान, उसकी आदत है मजाक करने की, है ना। राजा के कहने पर अम्मा सर झटक कर बड़बड़ाने लगी। थोड़ी देर के बाद गुल चाय का कप थामे हाजिर हुई। ये लें। गुल ने चाय का कप इतने जोर से मेज पर रखा कि चाय छलक गई। बदसलीका लड़की। अम्मा का बस नहीं चल रहा था कि गुल की धुलाई कर दें। रुको बेटा, मैं अभी आई, अम्मा कहते हुए अपनी जगह से उठी और गुल के पास से गुजरते हुए उसे गुस्से से घूरा। गुल खिसियाकर पीछे हटी। कुछ देर के बाद वो प्लेट में बिस्किट रखकर ले आई। अरे मामी जान, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, मैंने कुछ देर पहले ही तो नाश्ता किया है। राजा ने नरमी से मना किया। नहीं बेटा, इसमें तकल्लुफ वाली क्या बात है, मैंने सोचा इस लड़की को कहा तो इसके सवाल पूरे होने तक तुम्हारी चाय ही खत्म हो जाती, इसलिए खुद ही ज़हमत कर ली, अम्मा ने जले भुने अंदाज में कहा। तो राजा बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ा। गुल चिढ़कर बोली, अम्मा मैं जरीना के घर जा रही हूँ। गुल कहते हुए अंदर कमरे की तरफ चादर लेने चली गई। एक तो इसकी ये सहेली जरीना, किसी दिन इसे भी सीधा करना पड़ेगा, सब पट्टियां वो ही पढ़ाती है इसे। अम्मा का मिजाज आज गर्म था। राजा ने चाय खत्म की तब तक गजरे भी बन गए थे। राजा ने इजाजत ली। राजा बेटा, गुल को भी जरीना के घर छोड़ देना, इस वक्त गली में आवारा लड़कों का रश बढ़ जाता है, अकेली लड़की का जाना अच्छा नहीं लगता। अम्मा ने कहा तो गुल तप कर बोली, मैं खुद चली जाऊंगी, एक गली छोड़कर तो जरीना का घर है। अगर राजा के साथ नहीं जाना तो अंदर जाकर बैठ जा, आज तेरा बाप आता है तो बात करती हूँ, बहुत सर चढ़ गई है तू। अम्मा ने पास पड़ी जूती की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे देखकर गुल फौरन खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। अब राजा के सामने अम्मा की हवाई चप्पल खाती क्या अच्छी लगती। वो तेज तेज कदम उठाती चल रही थी। जब पास आकर राजा ने साइकिल की घंटी बजाई, गुल ने रुके बगैर सर उठाकर तीखी नजरों से घूरा। मामी जान को क्यों तंग करती हो, राजा ने पूछा। मेरी मर्जी, मेरी अम्मा है, मैं जो चाहे करूं, उसने तिनक कर जवाब दिया। राजा जेरे लब मुस्कुराया। तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगता क्या, राजा ने हल्की आवाज में पूछा। नहीं लगता। फिर? गुल का अंदाज रूखा था। वो जरीना के घर पहुंच चुके थे। मगर मुझे तो अच्छा लगता है। राजा की मुस्कुराहट पर गुल तप गई। वो रुक गई और कमर पर एक हाथ रखा और बोली, तुम्हें क्यों अच्छा लगता है। वो जारहाना तेवरों के साथ उसे घूरने लगी। मेरी मर्जी, राजा ने शरारत से कहा और घंटी बजाता हुआ तेजी से आगे निकल गया। आज तो बच गए राजा साहब, किसी दिन आशिकी झाड़ कर देखें, फिर बताऊंगी। गुल पेचो ताप खाती खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। आप हंस रहे हैं, अम्मा ने हैरत से मुंह पर हाथ रखकर अब्बा को देखा, जिनकी आंखें मुसलसल हंसने से भीग गई थीं। गुल के अब्बा, हर बात हंसी मजाक में मत उड़ा दिया करें, अपनी लाडली को बुलाकर अच्छी तरह डांटें और उसकी अकल ठिकाने लाएं, कल को अगले घर जाकर क्या करेगी। अम्मा तब कर बोली तो अब्बा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और गुल को आवाज दी। 2.5 मरले के छोटे से घर में उनकी आवाज गूंजी तो गुल छोटे छोटे कदम उठाती कमरे से बाहर निकली। आज अम्मा ने उसकी ठीक ठाक क्लास ली थी, इसलिए उसका मुंह सूजा हुआ और आंखें भीगी हुई थीं। अरे मेरी गुल को क्या हुआ, क्या तुम रो रही थी। अब्बा सब भूल भाल कर उसकी आंखों की नमी पर तड़प उठा। अम्मा ने सर पर हाथ मारा। समझा लिया आपने और समझ गई आपकी लाडली। अम्मा बड़बड़ाते हुए वहां से उठ गईं। गुलबाब के बाजू से लगकर बैठ गई और उनके कान में खुसुर फुसुर करने लगी। अभी पूछता हूँ तुम्हारी अम्मा से, अब्बा ने कहा तो गुल ने फौरन सर हिलाकर मना किया। क्या पूछना है पूछ लें, बाप बेटी को कोई हसरत ना रहे। अम्मा ने भाप उड़ाती चाय का कप अब्बा को पकड़ाया तो वो गड़बड़ा कर रह गए। वो मैं कह रहा था कि चाय इतनी देर से क्यों लाई हो, कोई काम तो ढंग से कर लिया करो, बस हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो। अब्बा ने बिला वजह का रौब जमाया तो अम्मा के साथ साथ गुल भी बेसाख्ता हंस पड़ी। उन दोनों को हंसता देखकर अब्बा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। बस इतनी सी ही बात थी, बिला वजह ही डांट कर मेरी बेटी का दिन खराब किया। अब्बा ने प्यार भरी नजरों से गुल के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखा। गुल के अब्बा, मुझे कभी से कुछ कहना अच्छा लगता है, मगर अम्मा बात अधूरी छोड़कर वजू करने चली गईं।
गुल अब्बा को जरीना के घर में देखे नए ड्रामे की तफसील सुनाने लगी। मैं अपनी बेटी के लिए टीवी ज़रूर ख़रीदूँगा। उसकी इश्तियाक भरी आंखों में देखते हुए अब्बा ने हर बार की तरह खुद से अहद किया था, मगर गुर्बत की छत तले ख्वाहिशें नहीं, सिर्फ ज़रूरतें परवान चढ़ती हैं। देख साजिद, किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गुल को मैं बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर जाऊंगी। माना कि हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, मगर तुझे खुलूस और मोहब्बत में कभी कमी नहीं मिलेगी। बस तू जल्दी से हाँ कर दे। कुलसूम फुप्पो सुबह ही मिठाई के डब्बे के साथ पहुंच गई थी। राजा और शमसा भी उनके साथ थे। शमसा तो गुल के पास कमरे में चली गई थी। उन दोनों की उम्रों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, इसलिए दोस्ती भी बहुत थी। गुल जो अम्मा के आगे पटर पटर उस रिश्ते के खिलाफ बोलती थी, अब शमसा की जुबानी बातें सुनकर घबरा रही थी। छुट्टी का दिन था, मगर अब्बा के लिए नहीं। वो छुट्टी के दिन भी फूल फरोख्त करते थे। वो काम पर जाने लगे तो राजा भी उनके साथ चला गया। उनके जाने के बाद गुल और शमसा भी बाहर सहन में आ गईं। कुलसूम फुप्पो ने सारा दिन वहीं गुजारा। उनका रवैया मामूल के मुताबिक था। गुल की समझ में नहीं आ रहा था कि अब्बा ने क्या जवाब दिया है। अब्बा ने दोपहर के खाने की खास हिदायत की थी और जाते हुए अम्मा को सामान खरीद कर दे गए। कुलसूम फुप्पो ने बहुत मना किया कि वो खाने तक नहीं रुकेंगी, मगर अब्बा बजिद रहे कि खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे। दोपहर के खाने पर अम्मा ने कुलसूम फुप्पो के एजाज़ में मुर्गी का सालन पकाया और साथ ही सूजी का हलवा। दोपहर के खाने पर अब्बा और राजा भी आ गए। छोटे से सहन में बिछे दस्तरखान पर मोहब्बत और खुलूस की फ़िज़ा में खाना खाया गया। खाने के कुछ देर के बाद चाय का दौर चला और कुलसूम फुप्पो फिर आने के वादे पर चली गईं। उनके जाने के बाद अब्बा ने गुल को पास बुलाया। गुल झिझकते हुए उनके पास आकर बैठ गई। गुल बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारी फुप्पो किस मकसद से आ जाई थी। मैं चाहता तो अपनी बहन के मान और भरोसे पर तुम्हारी किस्मत का फैसला सुना देता, मगर गुल तुम मुझे बहुत अजीज हो। तुम्हारी अम्मा और मैं दिलो जान से इस रिश्ते के लिए राजी हैं, क्योंकि हम गरीबों के घर इससे बेहतर कोई और रिश्ता नहीं आएगा। मगर तुम्हारी मर्जी जाने बगैर मैं हाँ नहीं कर सकता। तुम क्या कहती हो बेटी? अब्बा ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा था, जबकि अम्मा परेशान नज़रों से उसके झुके हुए सर की तरफ देख रही थी। वो बाप की लाडली बेटी थी। अम्मा के सामने वो हर बार इस रिश्ते से मना कर चुकी थी, इसलिए वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि गुल कोई बेवकूफ़ी ना करे। अब्बा। कुछ देर के बाद गुल ने सर उठाकर बाप के चेहरे की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उम्मीद मगर चेहरे पर नाउम्मीदी के साए लहरा रहे थे। मुझे आप लोगों की मोहब्बत पर कभी कोई शक नहीं रहा है। आपका फैसला सर आंखों पर, गुल ने सादतमंदी से कहा। तो अब्बा ने उसकी रोशन पेशानी पर बोसा दिया। अम्मा भी दुपट्टे के पल्लू से भीगी आंखें साफ करती हुई आगे बढ़ी और गुल को खुद से लगा लिया। मैं अपनी बेटी को नादान समझती रही, मगर मेरी बेटी बहुत समझदार है। अम्मा के कहने पर गुल मुस्कुरा दी। अम्मा और अब्बा को बातों में मगन देखकर वहाँ से उठ गई। आज अब्बा के दिए एतमाद और यकीन ने उससे वो फैसला करवाया था जो आम हालात में वो शायद कभी ना कर सकती। आज उसे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हुआ था कि ज़िंदगी बड़ी बड़ी बातों या घरों में नहीं बसती, बल्कि ज़िंदगी बहुत छोटी छोटी बातों में सांस लेती है। उसने अपने छोटे से गुर्बत के दरो दीवार से सजे घर में खुद को पूरे कद से देखा और महसूस किया था। दोस्तों, ये था अफसाना गुलफरोश का पहला हिस्सा। इस अफसाने की कलमकार थी कुर्रतुल ऐन खुर्रम। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।